सो लास्ट सेशन में हमने देखा था कि थ्रेड क्या होता है, उसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं, फिर थ्रेड को क्रिएट करने के लिए व्हाट आर द डिफरेंट वेज वी हैव, ये देखा था हमने। सो थ्रेड इज नथिंग बट सिंपली अ ब्लॉक ऑफ कोड। हर एक एप्लीकेशन में कम से कम एक थ्रेड तो रहेगा ही रहेगा, और जो भी एप्लीकेशन में सिंगल थ्रेड होता है उन्हें सिंगल थ्रेडेड एप्लीकेशन बोला जाता है। अभी तक हमने जो भी एप्लीकेशंस बनाए थे सारे कौन से थे? सिंगल थ्रेडेड, ऑल ऑफ वेयर सिंगल थ्रेड। सो थ्रेड एक ऐसा कॉन्क्रीट क्लास है, कहाँ पर प्रेजेंट है? जावा डॉट लैंग पैकेज में। सो इट इज ऑल्सो क्लास प्रेजेंट इनसाइड द जावा डॉट लैंग पैकेज। और थ्रेड क्लास इंप्लीमेंट करता है रनेबल इंटरफेस, और रनेबल इंटरफेस एक क्या है? एक फंक्शनल इंटरफेस है। उसके अंदर एक मेथड है, सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड, जिसका नाम है रन मेथड। तो हमने देखा था कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू क्रिएट अ थ्रेड यूजिंग थ्रेड क्लास और यूजिंग रनेबल इंटरफेस। तो जब भी आप थ्रेड क्रिएट करते हो यूजिंग थ्रेड क्लास, तो सबसे पहले क्या करते हो? आप एक सब क्लास बनाते हो ऑफ दी थ्रेड क्लास। उसके अंदर आप रन मेथड ओवरराइड करके लॉजिक लिखते हो। देन यू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ सब क्लास, देन यू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ सब क्लास, एंड देन यू कॉल दी स्टार्ट मेथड, देन यू कॉल दी स्टार्ट मेथड। ठीक। देन स्टार्ट मेथड क्या होती है थ्रेड क्लास की? तो अभी मैंने आपको बोला कि सब क्लास क्रिएट करो, फिर उसका ऑब्जेक्ट, उसके अंदर रन मेथड ओवरराइड करो, फिर उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके स्टार्ट मेथड कॉल करो। तो रन मेथड डिफाइन कर रहे हैं और हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं स्टार्ट मेथड। तो थ्रेड क्रिएट करना मतलब क्या कि आपका जो काम है उसे डिवाइड करना। वॉट एवर द वर्क वी हैव, वी आर ट्राइंग टू डिवाइड दैट इनटू पार्ट्स। तो अभी एक आपका टास्क हो गया मेन मेथड के अंदर वाला टास्क, और दूसरा रन मेथड के अंदर। तो मतलब लेट से आपको 10 टास्क लिखना है, तो आप 10 टास्क किसके अंदर लिखोगे? एक मेन मेथड रहेगा और बाकी 9 टास्क अलग रहेंगे। तो राइट, तो कोई भी थ्रेड का टास्क आप लिखते हो रन मेथड के अंदर। रन मेथड हम क्यों ओवरराइड करते हैं? क्योंकि उसके अंदर हम लिख रहे हैं एक ब्लॉक ऑफ कोड। मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है? रनिंग मल्टीपल ब्लॉक्स ऑफ कोड। तो मल्टीपल ब्लॉक्स तो क्रिएट करने होंगे, राइट? तो ब्लॉक ऑफ कोड हम किसके अंदर लिखते हैं? रन मेथड के अंदर। फिर दूसरा मेन मेथड। ठीक। तो रन मेथड इज नथिंग बट अ जॉब ऑफ योर थ्रेड, जॉब ऑफ योर वर्कर थ्रेड जो भी है। और आपके पास स्टार्ट मेथड आप कॉल करते हो, स्टार्ट मेथड। तो स्टार्ट मेथड कहाँ पर प्रेजेंट है? थ्रेड क्लास में। तो वो क्या करती है? व्हाट इट डज? it simply it registers the thread with the thread scheduler, and internally it calls run method to complete the job of worker. क्या करता है? दो चीज। एक तो thread schedule. what is thread scheduler? Thread scheduler, it is a program which is deciding which thread will execute first, which thread will execute later. That is done by thread scheduler. So what is thread scheduler? It is a program whose job is to schedule the execution of threads. इसका जॉब क्या होता है? to execute the threads. It is implemented in different algorithms. मशीन टू मशीन डिफरेंट करता है मोस्टली। जैसे एग्जाम्पल, इट फॉलोज राउंड रॉबिन और टाइम स्लाइसिंग। इट फॉलोज राउंड रॉबिन और टाइम स्लाइसिंग एल्गोरिथम। ये मशीन टू मशीन डिफर करता है। देन रन मेथड हमने देखा ओरिजिनली प्रेजेंट होता है रनेबल इंटरफेस में, और रनेबल इंटरफेस को एक्सटेंड किया किसने? रनेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया थ्रेड क्लास ने। तो थ्रेड क्लास के अंदर भी आपको रन मेथड मिलेगा, एंड रन मेथड हमेशा हमें ओवरराइड करना चाहिए। क्योंकि रन मेथड हमें ओवरराइड क्यों करना है? क्योंकि दैट रन मेथड इज नथिंग बट अ जॉब ऑफ योर थ्रेड। रन मेथड इज नथिंग बट जॉब ऑफ योर थ्रेड, जॉब ऑफ योर थ्रेड। सो रन मेथड के अंदर आप क्या लिखते हो? जॉब ऑफ योर थ्रेड, मतलब जो ब्लॉक ऑफ कोड दैट यू वांट टू वर्क और रन एज अ पैरेलली। कस्टम थ्रेड मतलब जो हम यूजर जो थ्रेड क्रिएट करता है डेवलपर, दैट इज कॉल्ड एज कस्टम थ्रेड। और एवरी कस्टम थ्रेड जो भी डेवलपर क्रिएट करता है उन सब का काम क्या होता है? रन मेथड एग्जीक्यूट करना। क्या होता है? रन मेथड एग्जीक्यूट करना। और एवरी कस्टम थ्रेड इज कॉल्ड एज चाइल्ड थ्रेड ऑफ मेन थ्रेड। मतलब जो भी हम थ्रेड क्रिएट करते हैं उसे बोलते हैं चाइल्ड थ्रेड्स ऑफ मेन थ्रेड। ड्रॉबैक्स ऑफ क्रिएटिंग थ्रेड यूजिंग थ्रेड क्लास, क्या ड्रॉबैक्स हैं आपको?
दूसरा कोई और जो भी आपने सब क्लास बनाया, दैट सब क्लास कैन नॉट एक्सटेंड एनी अदर क्लास, राइट? सो बिकॉज ऑफ दिस यू आर स्टक विद द ओनली वन क्लास, दैट इज थ्रेड क्लास. देन हमने देखा था मेन थ्रेड. मेन थ्रेड क्या होता है? इट इज अवेलेबल फॉर एवरी अदर जावा एप्लीकेशन. सो इट इज अ thread which is created by Java only on runtime. So that is at least one thread. And what is the name of that thread? Main is the name of the thread, right? So job of main thread is to execute main method. Main method complete करने का किसका काम होता है? Main thread का, right? So main thread is also called as parent thread, क्योंकि उसके थ्रू ही बाकी हम thread create करने वाले हैं. दूसरा हमने देखा था क्रिएटिंग अ थ्रेड यूजिंग रनेबल इंटरफेस. कैसे क्रिएट करते हैं? हम एक सब क्लास क्रिएट करते हैं जो है रनेबल टाइप का, और फिर हम उसके अंदर रन मेथड ओवरराइड करते हैं और उसके अंदर लॉजिक लिखते हैं. देन हम क्या करते हैं? एक थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं. देन क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ गिवन सब क्लास. देन उसके बाद हम क्या करते हैं? थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसे पास करते हैं सब क्लास का ऑब्जेक्ट. एंड देन यूजिंग द थ्रेड क्लास रेफरेंस वी कैन कॉल स्टार्ट मेथड, राइट? ये है ऐसे फ्लो. फिर हमने उसमें देखा था कि आपको थ्रेड का नाम सेट करना है या गेट करना है, तो आप यूज करते हो सेट नेम गेट मेथड, और वी कैन पास द नेम ऑफ द थ्रेड इन द कंस्ट्रक्टर आल्सो, राइट? और एक हमने बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट का देखा था हमने, एक्सेप्शन. एक्सेप्शन इन वन थ्रेड विल नॉट कॉज एबनॉर्मल टर्मिनेशन इन अनदर थ्रेड. मतलब अभी दो थ्रेड्स आपके पास, मेन थ्रेड और दूसरा एक आपने कोई थ्रेड क्रिएट किया, तो कोई एक थ्रेड के अंदर कोई एक्सेप्शन आता है तो दूसरा थ्रेड को कोई इंपैक्ट नहीं हुआ. सो अदर थ्रेड विल नॉट हैव द एनी इंपैक्ट. ठीक है, चलो आज हम पढ़ते हैं नेक्स्ट. सो विल सी थ्रेड लाइफ साइकिल टुडे. We'll try to understand the thread life cycle. So what are the cycle, what is the states where your thread is running into? तो आपके पास बेसिक सिंपल स्टेप्स है. आई विल जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन यू दैट. सो सबसे पहले होता है न्यू स्टेट. न्यू और बॉर्न स्टेट होता है. देन इट इज इन रेडी और रनेबल स्टेट. तीसरा होता है रनिंग स्टेट और टर्मिनेटेड स्टेट, इसे डेड स्टेट भी बोला जाता है. एंड देन वी हैव वेटिंग स्टेट, देन वी हैव स्लीपिंग स्टेट, देन वी हैव ब्लॉक्ड स्टेट. So these are the 5 different categories where your thread will be. अब ये कैसे चलता है? ये your thread will be in any one of these particular state, any one of these state, मतलब इस साइकिल में ही रहेगा. तो कैसे चलता है? तो सबसे पहले आपका जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो थ्रेड का, मतलब आप जैसे आप कोई पर्टिकुलर थ्रेड ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, मतलब जब भी आप न्यू थ्रेड करते हो, न्यू थ्रेड करते हो या सब क्लास का, मतलब थ्रेड क्लास का जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तब आपका थ्रेड होता है कौन सी स्टेट में? न्यू या बॉर्न स्टेट. दिस इज द फर्स्ट स्टेट. फिर वहाँ से वो जाता है जब व्हेन ये जाता है रनिंग, रनेबल, रनेबल और रेडी, रेडी टू रन. कब जाता है? जब आपका स्टार्ट मेथड कॉल्ड होता है. व्हेन स्टार्ट मेथड इज कॉल्ड, व्हेन स्टार्ट इज कॉल्ड. जब आप स्टार्ट मेथड कॉल करते हो, व्हेन यू कॉल द स्टार्ट मेथड, देन ये होता है आपका रनेबल या रेडी. नाउ दिस एट दिस स्टेट, रिमेंबर आप स्टार्ट मेथड कॉल करते हो तो इमीडिएटली आपका थ्रेड स्टार्ट नहीं होता. थ्रेड शेड्यूल उसको शेड्यूल करेगा, देन ही विल गिव द चांस टू एग्जीक्यूट योर थ्रेड. तो यहाँ से सीधा जाता है वो कहाँ? रनिंग स्टेट. रनिंग या एग्जीक्यूटिंग को बोलते हैं इसे. रनिंग या एग्जीक्यूटिंग स्टेट. तो ये कब जाता है? जब आपकी रन मेथड एग्जीक्यूट होती रहती है.
जब आपकी रन मेथड इज कंप्लीटिंग, जब कंट्रोल आपकी रन मेथड चल रही होती है तो आपका स्टेट कौन सा होता है, रनिंग। उसके बाद now you are running, your thread is executing, now there are two chances, now either he will complete the execution or he will go in a waiting state। यहाँ से आपके पास दो choices हैं, it will go in dead state or terminated, जब आपका रन मेथड इज कंप्लीट, जब आपका रन मेथड कंप्लीट हो जाता है। when your run method is completed then we can say that is dead state or terminated। now let's say your thread task is very big, now he is doing counting of let's say 1 to 10 cr, it is a big task। now because of that task other threads will not wait, other threads will not wait, so everyone has to get some chance, so while he was executing so other threads will keep on waiting, right। अभी आप इसी एक ही थ्रेड को पूरा टाइम दे नहीं सकते, so you have to give chance for other threads also to execute। तो यहाँ से जब आप, ये जाएगा कहाँ पर, यहाँ पे जाएगा ये वेटिंग स्टेट या स्लीपिंग स्टेट या ब्लॉक्ड स्टेट। कब जाता है ये, जब आप कॉल करते हो, स्लीप मेथड कॉल करते हो या वेट मेथड कॉल करते हो, तो आप जाते हो वेटिंग या स्लीपिंग स्टेट में, राइट। फिर वेटिंग में से आप जाओगे कहाँ पर, रनेबल। फिर से एक बार, thread will be new bound state when you call the, yes, when start method is called, thread enters into new or bound state। now this one, when, no, when thread is created, sorry, my bad, it enters into your one, when thread class object is created, when thread class object is created, thread enters into new or bound state। जैसे आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो उस टाइम पे इंटर होता है न्यू और बाउंड स्टेट, जैसे आप स्टार्ट मेथड कॉल करते हो, राइट। when run method is executing, it is in, yes, when run method is complete, it will be in terminated state or dead state। when sleep or wait or locked method is not sleep, sleep or join or eld or wait method is called वेटिंग स्टेट, स्लीपिंग स्टेट और ब्लॉक स्टेट। जब भी आप कोई स्लीप मेथड कॉल करते हो, जॉइन मेथड कॉल करते हो
या इल्ड मेथड या वेट मेथड कॉल करते हो, देन इट विल गो इनटू वेटिंग और स्लीपिंग स्टेट. Simple. So at least you should be able to speak up this. So they will ask you the thread life cycle. Then they will ask you what are the different ways to create thread. So you will say there are two ways. Then they will ask you the difference between these two ways, right? So I will just once again I will tell you how to create threads. Now I want to create a thread. First way is create a class, concrete class that is of type thread. So can I create anonymous class? I can create anonymous class also, or I can create worker class also. Worker extends thread and you override run method. So you create a subclass that is of type thread class, and there you write some for loop. And I print I. Then how do? You create object of worker equal to new worker, and you say worker dot start. That's it. This is the one of the way. You create a separate class that is of type thread, override the run method, and then create the object of that class called the start method. Now how come we are able to call the start method? Because worker class extends thread class, and since it is doing an inheritance, it will extend all the properties of this class into worker class. Okay. See here, we are able to do that. Now my simple question, instead of creating a separate class, can I do one more thing? Can I create an anonymous class? Now we can create anonymous class. Anonymous class will be always a subclass. Now that can be of concrete class, that can be of abstract class, that can be of runnable also. What I will do, I will create thread parent class reference, child class object. Now don't think that I am creating object of thread class. I am creating object of anonymous class. I am creating object of anonymous, and there I can call, I will just give it the name of this also, thread dot set name, and I will say anonymous, and I will just print current thread name, thread dot current thread dot get name. That's it. And then I will call this thread dot start. So this is also fine, and this is also fine. Instead of creating a separate file, creating a class, you can create a class in the same line also. See here. Now this is a longer path. Now what happens? Now this class cannot extend any other class. If you see, this worker class cannot extend any other class. So this is the drawback of this particular approach. You cannot extend any other class. So for that purpose, what you do? We create another class that is of type runnable. So what we do? Implements runnable.
and override the run method. There I will write the logic. Now I will just create what I will do. I will create object of this class task equal to new task, and then I create object of thread class thread and I pass the task, and then you simply say thread dot start. Simple. This is another way. Now what is the benefit? Now this class can extend at least one other class, so there is an open room for two extension, so that's why this is feasible. And instead of creating this separate class, now if you see I am able to print that same task. Now this task is of type runnable, this task is of type runnable, so I can say that runnable. So instead of creating this separate class, we can create anonymous class. This is traditional way. I will do that with the help of anonymous class way. So what I do, I just say this is also runnable 1 equal to. Now you don't need to write this implements and everything. So I can simply say new runnable, and I just say this one. That's it. No, thread we have to create thread. Right, so I had done this, and then finally you say thread 2 dot start. Easy. Now this is also a very long way. Yes. So what we do, I will just do the same thing, but this time I will use some shortcuts. Way 3 we will use lambda expression. So I just give a name as lambda. Thread 3, and I will pass as lambda. Now how do I write the lambda? You just replace this. So directly lambda you are writing. That's it. So this way also we have covered last time. Simple. Okay. Then you know how to set the name, how to get the name also, right? Now next what we are going to learn now today, this is something we have already need. Now this is the state. Now what I want to do, right? So currently let's say thread is executing. Now I do not want to continue that thread execution. I want to stop the execution of the particular thread for a particular time or a duration or a infinitely also. क्या करना है मुझे अभी? I want to stop the execution of a thread. I want to stop the execution of a thread.
So what I will do, I will create multiple threads. I will create multiple threads. So thread 1 equal to new thread, and there I specify lambda also here, and I will write name also thread 1. Now this is printing 1 to let's say 10, and it will just print. So I will set get the name of the currently execute. Now who is going to execute this? I will just get the name, and I will print I. Check. This is my first thread. Similarly, I will create another thread, and this is thread 2. So thread 2 is printing from 1 to 100, 1 से लेके 110. Two threads, thread 1 and thread 2. Then I have main thread also. Now whatever I am writing, this is printing from 2012 to 210. And who is printing that? This will be printed by main thread. Thread dot current thread dot get name. Check. Now who is going to print this? This is going to print main thread. So thread 1 is printing from 1 to 10. Thread 2 is printing 101 to 110. Thread 2 is printing from 201 to 2010. So if I start all the threads, now this thread is already started. This thread is already started. I will say thread 1 dot thread 2. Thread 1 dot start. Thread 2 dot start. So I have started. Now see here. So we have two this, and one is already one thread, main thread. So total we have 3 threads. तो मुझे क्या करना है अभी? फर्स्ट 2 threads I want to execute and then main thread. अभी तो कोई गारंटी नहीं है कौन सा थ्रेड एग्जीक्यूट होगा, मेन थ्रेड या थ्रेड 1 या थ्रेड 2. लेट मी रन दिस. सो यू कैन नॉट गारंटी नाउ कौन सा थ्रेड एग्जीक्यूट होगा, फर्स्ट या सेकेंड या लास्ट. You cannot guarantee because that is decided by thread scheduler. Now if you see here, main is executing for some time, thread 2 is executing for some time, thread 1 is executing for some time. So there is no order. There is no order. Now what I do, I want these 2 things. Now I want main thread to be completed after completion of thread 1 and thread 2. Now this is going to throw me exception, that is interrupted exception. So what this join does, let's see the output and then you tell me. So I have called join method on thread 1 and thread 2. So what will happen now? There are total 3 threads, thread 1, thread 2 and main thread. Now if you see here, your main thread is getting completed after thread 1 and thread 2 completes. Now there is no order of thread 1 and thread 2, but what is guaranteed? Perfect. So main thread will execute for after completion of thread 1 and thread 2. Simple. So what is the first method? Join method. So what join method does? It stops execution of the currently executing thread. When we call this method, it stops the execution of the currently executing thread. It stops the execution of the currently executing thread and goes into waiting state. Currently executing thread will resume the execution after completion
after completion or time limit completed for the other thread। मतलब दूसरा थ्रेड का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा तभी ये मेन थ्रेड एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। ठीक, now what I did, now I have said thread1 dot join, so who waits for whom? अभी मेन थ्रेड किसके लिए वेट करेगा? थ्रेड 1 एंड थ्रेड 2, और थ्रेड 2 किसके लिए वेट करेगा? अभी थ्रेड 1 के लिए। थ्रेड 1 एंड थ्रेड 2 दोनों के लिए कौन वेट करेगा? मेन। लेकिन थ्रेड 2 किसके लिए वेट करेगा? अभी थ्रेड 1 का। तो आप किसके बॉडी से कॉल किया? थ्रेड 2 के। तो यहाँ पर आपका थ्रेड 1 कंप्लीट होगा सबसे पहले, उसके बाद थ्रेड 2 एंड उसके बाद मेन। देखो यहाँ पर, now you run this any number of times, you will get the predicted output. If you see here, now your order is fixed now. Your order is now fixed. So main thread waits for thread 1 and thread 2, and thread 2 waits for thread 1. Clear on this part? What join method does? So join method simply joins other thread. Let's say आप बोलते हो ना चाय पीने जाते हैं, तो you are joining someone else. कब तक चाय पीने के लिए वेट करते हो आप? एक यूज कैसे? इन्फिनिटली, जब तक आपका खत्म नहीं होता तब तक। लेकिन ये तो गलत है ना, ये गलत है ना, आपकी टाइम की कुछ वैल्यू है नहीं। आप क्या चाहते हो कि मुझे एक स्पेसिफाइड टाइम के बाद, आई विल कंटिन्यू दिस वन सेकेंड। आप क्या चाहते हो? मैं वेट करूंगा बस एक स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल के लिए। हाउ लॉन्ग आई एम गोइंग टू वेट फॉर स्पेसिफाइड टाइम। तो यहाँ पर आप बोल दो आई विल वेट ओनली फॉर 1 सेकेंड। 1000 मिली सेकेंड्स मीन्स 1 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये कितने टाइम वेट कर सकते हैं? मैक्सिमम 1 सेकेंड। उसके बाद व्हाट विल हैपन? थ्रेड 2 विल, नाउ लेट मी हेल्प यू दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। चलो यहाँ पर देखते हैं। लेट मी रिमूव दिस स्लीप मेथड नाउ। We'll remove this also. Now there are 2 threads. I have only one statement. Tick. That is print of thread dot current thread dot get name. This is one thread. Thread 1 is doing. Thread 2 is also doing the same thing. और उसका नाम मैंने दे दिया thread 2. Thread 1 and thread 1 have one statement. They are printing. ठीक, अभी मैंने क्या बोला कि thread 1 और thread 2 स्टार्ट कर दो और main thread will wait for them. So thread 1 dot join and thread 2 dot join. अभी इस केस में क्या हो रहा है? Main thread is going to wait for thread 1 and thread 2 infinitely. Now let's say this thing takes 5 seconds. This thing. Now your thread 1 takes, let's say, thread dot sleep. Thread dot sleep means your thread 1 is going to sleep for 5 seconds. Your thread 1 is going to sleep for 5 seconds. Let's say, let me take it for 10 seconds. So you will see the difference. So thread 1 is going to wait for how many seconds? 10 seconds to complete. So it will
thread dot sleep means pause the execution of the current thread by 10 seconds. मतलब thread 1 will wait for, it will take 10 seconds to complete now. ठीक है, चलो इसको रन करते हैं. Thread 2 will immediately execute. Thread 2 will immediately execute. And main thread said I will join in. Now if you see here, thread 2 completed. Now we are waiting for whom? Thread 1 will execute and then main thread will resume. See here. So thread 1 takes how many seconds? It takes 10 seconds. It takes 10 seconds. Now thread 2 will immediately execute. Thread 2 will immediately execute. Thread 1 will take 10 seconds. And main thread, how long it will take? Correct. Now see here, thread 2 immediately completes. Now thread 1 takes 10 seconds and then main. So main is waiting for thread 1 and thread 2. What are the time limit it takes? मतलब पूरा दिन भी चाय पीने चल जाएगा. लेकिन this is not good, right? So there should be some time limit. So main thread now says I will wait only for 5 seconds for you also and for you also. If it is able to complete within 5 seconds, that's fine. Otherwise, I will resume my execution. अभी देखो 5 सेकेंड तक क्या करता है, your main thread will wait. After that, he will not wait. After that, he will not wait. Thread 2 will wait for 5 seconds. And again, it is taking 5 seconds. Who is taking 5 seconds more? Thread 1. If you see here. So how long main thread is now waiting? Main thread is waiting only for 5 seconds. अगर 5 seconds में आप काम complete कर सकते हो, that's perfectly fine. Otherwise, he will not wait. अभी let's say मुझे बताओ, thread 1 takes let's say 2 seconds to complete. लेकिन main thread ने क्या बोला है? 5 seconds तक वेट करोगे. लेकिन अभी लेट्स से thread 1 और thread 2 का एग्जीक्यूशन 2 सेकंड में कंप्लीट हो गया, तो फिर भी आपका मेन थ्रेड वेट करेगा? नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि अभी लेट से आपका चाय खत्म हो गया, आप थोड़ी वेट करोगे वहां पर, फटाफट यू विल रिज्यूम. सो थ्रेड 1, थ्रेड 2, मेन थ्रेड सेड वी विल वेट मैक्सिमम फॉर 5 सेकेंड ईच. इफ दे आर एबल टू कंप्लीट विद इन दैट टाइम. बिफोर दैट मतलब यू सेड यू विल वेट फॉर 5 सेकेंड्स, बट आपका काम 1 सेकेंड में हो रहा है, तो बाकी 4 सेकेंड्स मेन थ्रेड विल नॉट वेट, ही विल इमीडिएटली रिज्यूम. ही विल इमीडिएटली रिज्यूम. जैसे मतलब इन शॉर्ट, फर्स्ट वाला अभी लेट से मेन थ्रेड इज सेड कि थ्रेड 1 एंड थ्रेड 2 आई विल वेट फॉर 5 सेकेंड्स. थ्रेड 1 ने कितना टाइम लिया? 1 सेकेंड. तो मेन थ्रेड बाकी टाइम वेट करेगा? नो, ही विल नॉट वेट. ही विल नॉट वेट, ही विल इमीडिएटली स्टार्ट. ये क्लियर है थ्रेड वाला टाइम लिमिट और विदाउट टाइम का? ठीक है, चलो. Now what happens? Main thread, I am just calling thread.sleep method. Now what sleep method does? It will immediately stop the specified. Now let's say I said 5 seconds. Now main thread will wait, or it will go in a sleeping state or wait state for 5 seconds. He will wait for 100% 5 seconds. He will not come back before that. The past second means 5 सेकेंड, उससे कम नहीं, ज़्यादा नहीं. तो अभी आप क्या प्रिंट कर रहे हो? एक लूप प्रिंट कर रहे हो 1 से लेके 10 तक. तो आप हर एक इटरेशन में 5 सेकंड का टाइम ले रहे हो. यू आर टेकिंग 5 सेकेंड्स टाइम. यू विल वेट फॉर 5 seconds. यू विल प्रिंट आई. अगेन यू विल टेक 5 seconds. For every 5 seconds you are printing this. For every 5 seconds you are taking this time.
तो स्लीप मेथड क्या करता है, इफ आई वांट टू से, तो स्लीप मेथड it stops the execution of the currently executing thread for a specified time interval. ठीक, मतलब 5 सेकंड, मतलब 5 सेकंड. So syntax, what is the syntax? We call it as thread dot sleep, and we specify the time in milliseconds. It will stop for 5 seconds. सिंपल, इसमें कोई चांस नहीं कि आपका एग्जीक्यूशन पहले खत्म होगा. 5 सेकंड मीन्स 5 सेकंड, इट विल नॉट स्टॉप. क्लियर दिस पार्ट? ओके. So I have two threads, thread 1 and thread 2. I have two threads and this is main thread. Now what main thread wants to, now main thread wants to call thread dot yield. Now what happens, thread dot yield method, you call thread dot yield, this is a static method. Remember, sleep method is also a static method. Sleep method is also a static method. Sleep method is a static method. Now we'll see the last method for this, yield method. So what it does, it stops the execution of the currently executing thread for other threads with same or high priority. What it does, it stops the execution of the currently executing thread for other threads with the same or high priority. It is just a suggestion. It is just a suggestion for the thread scheduler. It is up to the thread scheduler to take it up or not. It is just a suggestion. It is not guaranteed stop. It is not guaranteed मतलब यहाँ पर 100% ऐसे गारंटी नहीं है कि आपका थ्रेड का एग्जीक्यूशन स्टॉप होगा. इट इज जस्ट अ सजेशन कि थ्रेड शेड्यूल को बोल रहे कि बॉस, I do not have any critical work. You can assign the tasks to, you can utilize the CPU for other threads to execute, right? So it is just a suggestion, not compulsion. थ्रेड शेड्यूल का बोल दिया कि I will just pause the execution for other threads with the same or higher priority. तभी इसने क्या बोल रहा, main method says, main method suggest is ready to give up the execution for other threads with same or higher priority. He is ready to give up the execution for other threads with the same or higher priority. अभी इसे रन करो आप. ऐसे बस सजेशन दे दिया, इट इज जस्ट ए सजेशन.
अभी टेक्निकली क्या होना चाहिए, मेन थ्रेड ने सबसे लास्ट एग्जीक्यूट होना चाहिए, लेकिन ये बस सजेशन है। ये क्या है, बस सजेशन। देखो मेन थ्रेड पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, क्योंकि आपका थ्रेड 1 बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, सो इट इज़ अ रीज़न। सो वी विल जस्ट रिमूव दैट पार्ट, रन दिस। तो इट इज जस्ट अ सजेशन, ऐसे कंपलसरी नहीं कि आपका थ्रेड 100% होगा ही होगा। देखो ठीक। सो व्हाट आई वुड डू, आई विल सेट देयर प्रायोरिटी। प्रायोरिटी मतलब 1 से लेके 10, जिसका ज़्यादा प्रायोरिटी उसको ज़्यादा टाइम मिलेगा। तो लेट्स से थ्रेड 1 डॉट सेट प्रायोरिटी, तो नंबर होना चाहिए 1 to 10। 10 मतलब सबसे ज़्यादा, 1 मतलब सबसे कम। आप इससे कम नहीं दे सकते, ना ही ज़्यादा दे सकते। रेंज शुड बी 1 to 10, रेंज शुड बी 1 to 10। फिर भी दे दिया, प्रायोरिटी भी हाईएस्ट है, फिर स्टिल यू आर नॉट गेटिंग द प्रायोरिटी और यू आर नॉट गेटिंग द एक्सपेक्टेड आउटपुट, क्योंकि गारंटीड आपको प्रिवेंशन नहीं मिलेगा इसमें। इट इज जस्ट अ सजेशन, इवन दो देयर प्रायोरिटी इज वेरी हाई, देयर प्रायोरिटी इज 10, स्टिल यू आर नॉट एबल टू गेट द एक्सपेक्टेड आउटपुट। तो ये बस सजेशन है, इट मे वर्क और इट मे नॉट वर्क। ठीक है, तो हमने 3 मेथड्स देखी जिसका यूज करके आप थ्रेड का एग्जीक्यूशन प्रिवेंट कर सकते हो। क्या क्या मेथड्स है? ज्वाइन, स्लीप, यील्ड। ज्वाइन और स्लीप में तो 100% गारंटेड है कि होगा ही होगा। स्लीप, जो भी करंटली एग्जीक्यूटिंग थ्रेड पे आपने स्लीप मेथड कॉल किया तो 100% आपका थ्रेड विल गो इन अ स्लीपिंग स्टेट, मतलब आपका थ्रेड का एग्जीक्यूशन पॉज होगा या स्टॉप होगा। ज्वाइन में क्या होता है, जो भी एक थ्रेड है दूसरे थ्रेड के लिए वेट करता है इन्फिनिटली और फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। और करंटली एग्जीक्यूटिंग थ्रेड विल रिज्यूम द एग्जीक्यूशन आफ्टर स्पेसिफाइड टाइम लिमिट, हमने ऑलरेडी ऐड किया। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट की तक वो वेट करेगा, अदरवाइज उसके बाद इट विल रिज्यूम द एग्जीक्यूशन। स्लिप में क्या है, गारंटी है क्या टाइम से पहले एग्जीक्यूशन रिज्यूम होने का? नो। 100% मतलब 5 सेकेंड्स मीन्स 5 सेकेंड्स। अगर ज्वाइन में आपने स्पेसिफाई कर दिया 5 सेकेंड्स या लेट से 100 सेकेंड्स, तो इसका मतलब यह है कि 100% ही 100 सेकेंड वेट करने वाला है? नहीं है। अगर आपके दूसरे वाले थ्रेड जिसके लिए वेट कर रहा था उसने अगर 1 सेकेंड में एग्जीक्यूट कर दिया तो वो इट विल नॉट वेट फॉर 100 सेकेंड्स, इट विल रिज्यूम द टास्क इमीडिएटली आफ्टर 1 सेकेंड ओनली, क्योंकि बाकी दूसरे टास्क थ्रेड का काम हो गया, सो इट विल रिज्यूम इमीडिएटली। ठीक, so these are the 3 methods. So what questions you might expect in multi-threading? What is thread? What are different ways to create thread? What is the difference between these 2 ways? Then thread life cycle, how the thread life cycle works, and what are different thread prevention methods available in multi-threading. So these are the favorite interview questions for a fresher also. They will ask you what is thread, what are the different ways to create thread, and what is the difference between these two, creating a thread using thread class or using runnable interface, दोनों का difference. Then thread life cycle क्या होता है, then thread prevention methods. This is something mostly they will ask. These are the questions you can expect. Check. Now there is one concept left out, class level log, object level log, then synchronization. This part we are left with. Now when you are creating a multi-threaded application, when we create a multi-threaded application, now sometime what happens, there is some shared resource. Now resource can be a object, this resource can be a file, this can be a object, और this can be multiple other things. Now let's say आप एक फाइल में क्या करते हो, राइट ऑपरेशन, रीड ऑपरेशन करना चाहते हो, रीड के लिए तो नो प्रॉब्लम, बट एक ही फाइल पे मल्टीपल यूजर अगर काम करेंगे क्या होगा? लेट्स से देयर आर मल्टीपल थ्रेड्स हु आर ट्राइंग टू राइट टू दिस पर्टिकुलर फाइल, सब क्या चाहते हैं? राइट ऑपरेशन।
So what will happen? What will happen if multiple people try to write to a same file, or multiple threads are trying to write to a same file at the same time? What will happen? Now let's say you think of, you want to write to this board, multiple people are trying to write. You will start from anywhere, that other person will start from anywhere. So this particular file will be in inconsistent state. ये inconsistence होगा, inconsistency होगा, ये आपका फाइल का पूरा मैसअप हो जाएगा. Your file will be in inconsistent state. So whatever content you are trying to write, it is going to be very difficult, right? So you will not be able to write properly. So there is a issue that now what ideally should happen, एक थ्रेड राइट करे फिर दूसरा थ्रेड राइट करे, दैट इज वन ऑफ मतलब राइट ऑपरेशन या डिलीट ऑपरेशन. नाउ लेट्स से you have this example. Now this is your bank account. Think of this is your bank account, and you are withdrawing from, let's say, ATM card. You are using UPI also. You are using mobile app also, or also you are using internet banking also. And similarly, you are doing from branch also. You want to withdraw the money. So if you are trying from multiple locations, ATM, UPI, mobile banking, internet banking, or branch also. So account is only one, your account. Now whether money will be debited immediately from all the sources, account. Now let's say you withdraw the money from ATM, whether it will be updated in internet banking, whether it is updated for the UPI also, it is updated in the branch also. Yes, because this particular object or account is a locked resource. Locked resource means only one particular thing can be happening. Now let's say you are doing a debit, only one debit at a particular time, only one debit will happen. At the same time, two debits will not happen. First, either ATM will complete or either UPI will do, not both. If you're, let's say you are doing a transaction, either you will complete first from the ATM or you will perform from the UPI also. Right? Now let's say you have two things. You are logged in into internet banking also, and you have opened UPI app also. Both the transaction will not happen at the same time. Either UPI will complete first or your internet banking will happen first, not both. तो ये कैसे होता है? ये होता है लॉकिंग कॉन्सेप्ट से. So your object, this particular object, this is bank account is an object only. Bank account is a class, and therefore that multiple objects are there. So your object, the bank account object, this is an object. So this object must be locked. There should be must security. There should be some lock, or there should be some security also. We also call it as monitoring also. So there should be some monitor who will actually monitor. Only one thread is able to access this particular thing, right? तो हर एक ऑब्जेक्ट में जावा में लॉक नाम का एक कंसेप्ट होता है. मतलब एवरी ऑब्जेक्ट हैज अ लॉक. एवरी ऑब्जेक्ट हैज अ लॉक. नाउ हु इज द ओनर ऑफ दैट लॉक? इट इज डिसाइडेड, राइट? नाउ व्हेन यू से दैट दिस पर्टिकुलर रिसोर्स शुड बी लॉक्ड, दिस ऑब्जेक्ट शुड बी लॉक्ड. सो लॉक्ड मीन्स यू वांट दिस पर्टिकुलर थ्रेड or you want this particular object to be accessed by only one person or only one thread. क्या चाहते हो आप कि ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एक टाइम पे एक ही बंदा एक्सेस करे और एक ही सोर्स उसको एक्सेस करे. तो इसे क्या करना पड़ता है? सेफ गार्ड करना पड़ता है. तो इसे हम बोलते हैं सिंक्रोनाइज्ड. क्या करते हैं हम? सिंक्रोनाइज. सिंक्रोनाइज कर दिया मतलब ये वाला ऑब्जेक्ट लॉक हो गया. इसका लॉक हो गया मतलब एक टाइम पे एक ही थ्रेड एक्सेस कर सकता है, राइट? तो ये लॉक कैसे हो जाता है? एक टाइम पे एक ही कैसे? मतलब यू कैन थिंक ऑफ देयर इज ओनली वन पर्सन हु विल बी एबल टू एक्सेस दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और ओनली वन थ्रेड. तो हर एक थ्रेड मतलब एक ही थ्रेड कैसे एक्सेस कर पाता है? क्योंकि इसके पास होता है लॉक. जिसके पास लॉक वो ही एक्सेस कर सकता है. मतलब लेट से आपको इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ देयर इज सम कंटेंट यू वांट टू एक्सेस, राइट? नाउ देयर आर मल्टीपल थ्रेड्स आर ट्राइंग टू एक्सेस. Now that particular whoever wants to access, he need to have a ownership of lock. Let's say this thread has a ownership of lock, then only he can access. Other threads will keep on waiting. Now this thread has done the reading or writing, debit हो गया, सारा हो गया.
then he will release the lock. Now lock is available. Now lock is available again. Now all the threads which are in waiting state, they will acquire the lock. They will, now not all, only one. Now let's say this other person will get the acquire. Now other threads who are not owner of the lock will be in which state? Waiting state. So only one person will be owner of that particular lock. So if that particular thread is owner of that lock, then only he can access. Then only he can access the object content. समझ में आ रहा है? Okay. Now I will try to implement the same thing here also. So what I have a simple couple of fields. I have int id and I have balance, float balance. So I have two methods, simple public void deposit, and I will accept the method as balance. And what I do, this dot balance plus equal to balance. Now when I will do this, if balance is greater than 0, then only I will do this. If the balance is greater than 0, then only I will add this. You can add a curly braces also. Then I will do a withdraw. So withdraw will accept the amount. Now this amount should be greater than available balance. Then only what you will do, this dot balance में से हम माइनस अमाउंट कर देंगे. ये सिंपल है अभी, सिंपल. Okay. Now what I will do, I will just do a test. ये सिंपल है, राइट? ये सबको समझ में आया होगा what we did. Now what I do, I will just create the threads. Thread ATM. ठीक. Now both of them, they are going to work on this bank account. Let's say एक ही बैंक अकाउंट है हमारे पास. उसमें हमारे पास कुछ वैल्यूज है. Initially it is 00. Initially ID is 0. We haven't used ID, right? Okay, that's fine. Or you can say account number also. Now for this account number, I have balance. Account number is, you can set bank account dot set or ID or account number equal to 1, 0, 1, and the balance I will set as initially balance is equal to, let's say, 20,000. Okay, this is the object I have. Now what I will do, I will create the lambda and I will say ATM, the ATM thread, and there inside that I am going to write a logic. What logic? I will use a for loop, and each iteration I will just withdraw the amount. So I will have 10 iterations. Now each iteration, bank account dot withdraw. I am going to withdraw 10 rupees or let's say 100. So in the 10 iteration, how much balance should be there? 10 transactions, 100 rupees, 1000 rupees, right? Similarly, I will do from the UPI also. I will do UPI also 10 transactions. So at the end, how much should be the balance? 18,000. So I will start the threads, ATM dot start and UPI dot start. Now I will print the balance. So who is going to print the balance? Main thread. So available balance. So how do I get that available balance? Account balance
डॉट बैलेंस। ठीक है, तो अभी ये इमीडिएटली प्रिंट नहीं करना मुझे, ये कब प्रिंट करना चाहिए? हाँ, तो एटीएम डॉट ज्वाइन और यूपीआई डॉट ज्वाइन, ये हम स्टार्ट से पहले करते हैं बाद में करते हैं? ठीक है, तो इससे क्या होगा? एटीएम और यूपीआई ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गए, उसके बाद फिर आपका बैलेंस चेक होगा। अवेलेबल बैलेंस हमारा कितना होना चाहिए? ऐसे कैसे दिखते हैं हम? चलो, अकाउंट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, इसका वैल्यू सेट कर दिया, ओके, बैलेंस 20,000। ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, दूसरा ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर दिया, स्टार्ट, एटीएम डॉट स्टार्ट, फंक्शन F9। ठीक है, आपका बैंक अकाउंट का वैल्यू चेंज हो रहा है, क्यों नहीं चेंज हो रहा? नो, बैलेंस शुड बी, ये गलत हो गया ना, बैलेंस शुड बी ग्रेटर देन, ये गलत हो गया, मैं वही बोलूँ। और डिपॉजिट के टाइम नहीं, हाँ इसको भी, हाँ हो गया 18,000 राइट। अब मैं इसको थोड़ा और, अभी एक दो बार चला दो इसको, 18,000 करेक्ट आ रहा है। ठीक है, कहाँ पर? तो लेकिन ये विड्रॉ तो हो रहा है ना, ये कि फर्स्ट टाइम ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया आपका, तो विड्रॉ कर रहे हो ना आप 10 टाइम्स, तो अभी मैं इसको और थोड़ा, हर एक इटरेशन में हम क्या करते हैं, 1 रुपये कम करते हैं, और अभी इसको चलाते हैं 10,000 टाइम्स, इसको भी 10,000 टाइम्स और इसको भी 10,000 टाइम्स, और हर एक इटरेशन में हम कितना विड्रॉ कर रहे हैं? 1। तो सारे सबसे लास्ट में क्या होना चाहिए हमारा? 0, करेक्ट। अवेलेबल बैलेंस 5206, ये चेंज होता रहेगा, 4485, 3386। अभी क्या है वो, एनी वन कैन डू, एक ने मतलब विड्रॉ किया लेकिन अमाउंट कुछ अलग था, राइट, सो दिस इज वन ऑफ द ड्रॉबैक। तो आप क्या करते हो, आपको सिंपल एक चीज़ ऐड करनी है, अभी जो आप मेथड है ना विड्रॉ या डिपॉजिट, इनको बस आप लिख दो सिंक्रोनाइज्ड, सिंक्रोनाइज ना, फिर से रन करते अभी, ना वी शुड गेट 100% एक्यूरेसी, दैट इज 0, अवेलेबल बैलेंस शुड बी 0, 1, हाँ 1 ही रहेगा ना, 1 ही रहना चाहिए, क्यों नहीं होगा? क्योंकि विड्रॉ करने के लिए आप लास्ट में आप अमाउंट दे रहे हो 1, ग्रेटर दैन है ना, इसलिए ये चेक है इसलिए। ठीक, अगर ये चेक हटा देंगे तो, चलो ये हो जाएगा, तो अभी यहाँ पर हमने क्या चेक किया, देखो यहाँ पर बैलेंस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो अभी 0 आएगा, 100% गारंटीड है, तो हमने सिंक्रोनाइज कर दिया, सिंक्रोनाइज कर दिया मतलब हमने 100% उसको सेफ गार्ड कर दिया, हमने शून्य आएगा एकदम। क्या चेंज किया हमने? बस एक चीज़ ऐड करी हमने, मेथड्स को सिंक्रोनाइज कर दिया। नाउ इवन दो मल्टीपल थ्रेड्स आर ट्राइंग टू एक्सेस, ओनली वन थ्रेड विल बी एबल टू एक्सेस दैट, तो कितना भी ट्रांजेक्शन करने दो, देयर विल नॉट बी एनी इशू। में 100% आपका गारंटीड क्या आउटपुट रहेगा? 0। अभी मैं इसको अमाउंट भी थोड़ा बढ़ा देता हूँ, लेट्स से 2 लाख,
और मैं इसका इटरेशन भी कितना कर रहा हूँ 1 लाख, इसका भी 1 लाख 1 लाख। कितना भी ट्रांजैक्शंस होने तो 1-1 रुपए का भी जो भी है, यू विल गेट द 100% गारंटीड आउटपुट। 0 आ रहा है, परफेक्ट। मैं अगर सिंक्रोनाइज हटा दूँ तो आपको आउटपुट कुछ भी आ सकता है। ठीक, इसे प्रैक्टिस करना, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स है।